नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम 14 मई हैं, अपन दो इश्यू डिस्कस करेंगे, जो जियोग्राफी के फर्स्ट पेपर राजस्थान के और एक थर्ड पेपर के इंडियन संस्थागत संस्थाओं के आधार पे। पहला आर्टिकल है सीता संरक्षण, जो कंजर्वेशन है, पैंथर का कंजर्वेशन के लिए आर्टिकल है। राजस्थान के और एमपी के अंदर दोनों के बीच में एक गलियारा बना जा रहा है, उसके संदर्भ में आर्टिकल है। अपन डिस्कशन करेंगे जो राजस्थान का भूगोल, पर्यावरण, प्रमुख पर्यावरण मुद्दा, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव विविधता के संदर्भ में, राज्य में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण, पर्यावरण समस्या। दूसरा एडिटोरियल डिस्कशन में जो आर्टिकल आया है वो आया नोटा को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी चर्चा चल रही है कि ये प्रासंगिक है, कितना महत्व नहीं है, क्यों लाया गया, क्या है, इसके ऊपर डिबेट चल रही है। हालांकि ये राजनीतिक शासन, लोकतंत्र, चुनाव सुधार, लोकतंत्र प्रक्रिया, मतदाताओं के अधिकार और चुनावी पारदर्शिता, जवाबदेही, भारतीय चुनाव और आयोग की भूमिका, चुनाव नैतिकता के आधार पर ये डिस्कस करेंगे थर्ड पेपर में। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट अपना है इलेक्शन कमीशन, जो अपना पेपर में है। अपन 5 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और इलेक्शन कमीशन के आधार पर पूरा कवर होगा, और साथ में अपन 3 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी का। जब भी वीडियो कोई लेंथी बन जाए तो स्किप ना करें, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के साथ 5 टॉपिक अपन करेंगे: इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, नोटा, इलेक्शन कमीशन और कंजर्वेशन, जैव विविधता वाला, जो ज्योग्राफी में पहला पार्ट में अंदर। उसी के आगे बढ़ते समय अपन हर बार कोड डिस्कशन करें, कोड के डिस्कशन के माध्यम से अपन बायोडाइवर्सिटी समझेंगे और पारिस्थितिक संदर्भ में बात करेंगे। कोड क्या कह रहा है? कोड कह रहा है बायोडाइवर्सिटी इज द सोल ऑफ नेचर, एनवायरमेंट इट्स बॉडी, हार्म टू वन, ब्रिंग पेन टू बोथ। मतलब जैव विविधता ही प्रकृति की आत्मा है और पर्यावरण उसका एक शरीर है, एक हानि है, और ये दोनों के रूप में, एक को हानि होती है, दूसरों को पीड़ा होती है। कैसे समझते हैं भाई? जैव विविधता एक आत्मा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा शब्द है, और ये एक अपना इकोसिस्टम लेता है। इसके अंदर आत्मा क्यों बोलते हैं? ये है शरीर, क्या है? इकोसिस्टम क्या है? शरीर, और ये है आत्मा। ध्यान से समझना, पूरा टॉपिक समझ में आएगा आपको। और ये है आत्मा। इसके अंदर क्या क्या आता है? जैव विविधता के अंदर पेड़, क्या आता है? पेड़ पौधे और पक्षी हैं, कीट और सूक्ष्म जीव, ये सारे मिलकर एक सभी प्राकृतिक जीवों की विविधता वाला जैव विविधता होता है। उसको बोलते हैं जैव विविधता, जो आत्मा बोलते हैं शरीर को। अब शरीर के अंदर क्या कहता है? जो अपने हाथ पैर होते हैं, उसी तरह एक पेड़ है। पेड़ के तना, टहनी, है ना, जिसको सूर्य, वायु और हवा, पानी, ये सब मिलता है। तो अगर तना, अगर कोई डाली कट गई पेड़ की, वहाँ पे बैठने वाले कौन है? यहाँ से आएंगे जैव विविधता वाले जीव आने। अगर वो कट गई तो शरीर कट गया, तो शरीर के कट ही गया तो फिर आत्मा जीवित कैसे रहेगी? तो इसीलिए दोनों का कार्यात्मक संबंध, उद्देश्य संबंध और लाभदायक होने का संबंध दर्शाता है। अपन इसको डिस्कशन इस तरह करते हैं कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने जैसे समझाया, पेड़ की टाली कट गई तो वहाँ पक्षी नहीं बैठे, फिर वो पेड़ की टहनी पे कैसे घोंसला बनेगा? अगर घोंसला ही नहीं बनेगा तो कैसे जैव विविधता को और पारिस्थितिक तंत्र? तो इसीलिए कहता है कि जैव विविधता जितनी मजबूत होगी और पारिस्थितिक संतुलन उतना मजबूत होगा। अगर जैव विविधता कमजोर होगी तो पारिस्थितिक संतुलन असंतुलन होगा, अस्थिर होगा। तो ये है। अब समझते किसने क्या बोला। जैव विविधता का नाम दिया है, पहला नाम दिया है किसने? पहली बार जब नाम दिया है ना, वो दिया है रोशन ने, WJ रोशन के द्वारा 1950। अब इसका विस्तृत व्याख्या करने वाला फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी का नाम है एडवर्ड और वेल्सन। क्या है? वेल्सन, याद रखना। पारिस्थिति का नाम जनक बोलते हैं, ऑर्थर टेंसले के नाम से जाना जाता है। ये दो बात याद रखना, है ना। जैव विविधता का वो पेड़ पौधे जो हैं, यहाँ पे जल, सूर्य और वायु पारिस्थितिक तंत्रों में आता है। अब इसका समझते हैं। मान लीजिए कोई मधुमक्खी है, क्या है? मधुमक्खी है। कहाँ पे? पेड़ पे टहनियों पे बैठती है, ठीक है। अब मान लो कोई मधुमक्खी पेड़ को पराग रूप से प्रजनन की जो क्षमता बढ़ावा देता है ना। अगर मान लो मधुमक्खी मर भी गई, मधुमक्खी की डेथ हो गई, मधुमक्खी की डेथ होने से क्या हुआ? मधुमक्खी डेथ हुई, पेड़ पौधे ठीक से नहीं हो गए क्या? अब पारिस्थितिकी जो पेड़ है वो ठीक से नहीं बैठे, कि मधुमक्खी वहाँ पे बैठती थी, प्रजनन प्रक्रिया को बढ़ावा देती थी। अब मान लो मधुमक्खी डेथ हो गई, फल सब्जियाँ भी कम होगी, है। पेड़ भी गया तो अब क्या फल सब्जियाँ होगी? आम का पेड़ मान लो चला गया तो फल सब्जियाँ नहीं हो गई। अब जानवरों के लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा? मधुमक्खी यहाँ से लाती थी, शहद होती थी। अब जब पेड़ भी चला गया, आम भी चला गया, तो खाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसके बाद अगला कदम, और अंत में पूरा पर्यावरण असंतुलन होगा। तो यही होता है इकोसिस्टम जो प्रभावित,
असंतुलन होता है अस्थिर, जो दोनों के ऊपर निर्भर करता है कार्यात्मक रूप से, है ना, उद्देश्य के रूप में और एक दूसरे के संबंध के रूप में। इसीलिए कहते हैं बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता एक दूसरे के पहिए हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अच्छी मजबूत होगी उतना ज़्यादा ये पारिस्थितिक तंत्र मजबूत बढ़ेगा। अब अपन चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन क्या कहता है। एडिटोरियल डिस्कशन आज आया कि सीता को जो संरक्षण है वो फर्स्ट पेपर राजस्थान ज्योग्राफी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ और संरक्षण के संदर्भ में। अब ये पढ़ते हैं कि भाई क्या है। मान लीजिए कोई चीता संरक्षण गलियारा है, ये कोई गलियारा है, ठीक है। अभी तक भारत में बेसिक पढ़ते हैं 1952 से एक्सटेंटिंड है, क्या मतलब लुप्त है। किसने बोला? IUCN की लिस्ट आती है प्रतिवर्ष उसी के अनुसार 1952। अब ये 2023 के अंदर 12 चीते, कितने 12 चीते कहाँ से लाए? नामीबिया अफ्रीका से, वहाँ से लाए गए भारत में। अब उनका कंजर्व करने के लिए गलियारा बनाया जाए। क्यों भाई? ये सरसा में इसलिए आया कि MP और राजस्थान, ये MP और ये राजस्थान का है मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व, जो 2013 के अंदर टाइगर रिजर्व बनाया था। उस समय पूरा भारत में 54 था, है ना, टाइगर रिजर्व। सॉरी, टाइगर रिजर्व सिर्फ अभी वर्तमान में 58 है भारत में, और राजस्थान का 2013 में बनाया था, ठीक है, याद रखना। तो ये दो हैं, एक तो MP है और एक राजस्थान है। MP का है कुन्नो नेशनल पार्क, क्या है? कुन्नो नेशनल, और यहाँ पे मुकुंद्रा, और ये 2013 में बना था। और तीसरा टाइगर राजस्थान का था। सबसे बड़ी बात है कि संबल की जो पानी है वो यहाँ बहता है और ये शुष्क पतझड़ वन में रूप में है। तो आपको ये मोटी मोटी याद रखना इसके बारे में। किसके बारे में? मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व के बारे में। अब कुन्नो नेशनल पार्क के बीच में गलियारा बना रहा है। क्या बना रहा है? गलियारा। अब ये गलियारा इसलिए बनाया गया है भाई जैव विविधता संरक्षण करना, पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण, खाद्य जाल को रोकना है। तो आपको इन दोनों के बीच में बॉर्डर पे संरक्षण करना पड़ा। क्यों? कि मान लो ये रास्ते में खुला होगा तो जाएगा, है ना, तो फेंसिंग नहीं होगी तो क्या होगा? अवैध शिकार होगा। कोई ना कोई जानवर, कोई मान लो मैं आ रहा हूँ अंदर और सामने से कोई पैंतर आ गया, ये चीता, तो मैं डर के मारे या तो इसको मैं मारूंगा या ये मुझे मारेगा, दोनों में से कन्फ्लिक्ट होगा भाई, डर के मारे कुछ तो होगा। तो एक दूसरे पे जो क्या है अवैध तस्करी बढ़ेगी, अवैध तस्करी, मानव उसका शिकार होगा। पानी की उपलब्धता कमी होने की वजह से सीता का संरक्षण किया जा रहा है, जैव विविधता खत्म हो रही है। तो एक गलियारा बनने से उस गलियारा में सारी सुविधा मिलेगी, खान पान मिलेगा, है, पेड़ पौधे अधिक लगाया जाएगा, इनको जो मैदानी क्षेत्र चाहिए वो दिया जाएगा, है, कंजर्वेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए वो अनुकूल रहने के लिए इसकी व्यवस्था की जाएगी। समय समय पे इसका तस्करी को रोकने में अधिक भूमिका, और वन अधिकारी के लिए भी आसान होगा जो सुरक्षा देना। तो इसीलिए दोनों MP और दोनों के बीच में ये कंजर्वेशन किया जा रहा है। अब ये मान लो अंतर्राज्यीय गलियारा है दो राज्यों के बीच में, जो ये राजस्थान का देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो इस तरह गलियारा बनाने जा रहा है, क्योंकि देश में और कहीं नहीं है, यहाँ MP और राजस्थान में भी है। तो मुकुंद्रा हिल्स में 2013 वाला मैंने एग्जाम्पल याद रहा, इसका उद्देश्य वही है कि भाई अवैध तस्करी को रोकना, मानव और जानवरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकना है, पानी की उपलब्धता करवाना। भाई पानी की उपलब्धता होगा तभी वहाँ रहेंगे, नहीं तो शहरों में आ जाएंगे। गलियारा बनने के साथ आवास को जोड़ना और आबादी को बढ़ाने, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने की मदद मिलेगी। केवल चीतों के लिए पैंथर, चीता मतलब पैंथर याद रखना, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को जैव विविधता मैंने समझा दिया आपको, ये याद रखना पूरी तरह से। मैंने एग्जाम्पल से सामने समझाया, कोट्स के माध्यम से समझाया, इससे बेस्ट और सरल नहीं समझा सकता कोई भी टीचर। ये लाभकारी हो गए। अब आगे चलते हैं, मैथ तो पढ़ लिया, पृष्ठभूमि वही है, मैंने 2022 में 12 और ये 2019 के बाद में एक्सटेंट है, मतलब विलुप्त है। अब इन दोनों के बीच में मैंने बता दिया भाई दोनों एक दूसरे के पहिए हैं, एक दूसरे के बिना नहीं जरा, और वही जैव विविधता का काम करेंगे। और खाद्य श्रृंखला, अब देखो खाद्य श्रृंखला का तो ये मान लो एक जीव है, ये दूसरा जीव है, ये आपको पढ़ा है ना, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, प्राथमिक है, ये सब क्या है? श्रृंखला खाद्य। तो एक जीव से दूसरे जीव को भोजन की उपलब्धता को निर्भर करता है, उपलब्ध करवाता है। मान लो यहाँ 100% ऊर्जा है और ये आगे गया तो इसके 10% दी, अब इसके पास कितनी 90%, ये आगे 90% हुई, 10% दी तो कितना हुए? 80%। तो ऐसे करके ये ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, जिसको खाद्य श्रृंखला के जाल में जोड़े जाते हैं, छोटे से बड़े जीवों के बीच में, शाकाहारी से मांसाहारी तक। अब आगे चलते हैं भाई, चैलेंजेस क्या है, टास्क क्यों? वही गलियारा बनाने वाला, मानव सीता संघर्ष, याद रखना ये पॉइंट RBSE की बुक से है, आपको ये लिखने हैं और यही अखबार में आते हैं। फिर अपन बुक पढ़ते बड़ी बड़ी, क्योंकि अखबार पढ़ने की अपने में आदत नहीं है, मैं वही सोच रहा हूँ अखबार पढ़िए,
मानव सीता संघर्ष शिकार रोकना, आवास की कमी, भोजन की अनुपलब्धता, प्रमुख चुनौतियां, प्राकृतिक आवासों का शरण, जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग के परिवर्तन की बड़ी समस्या है, ये याद रखना। समाधान और सुझाव की बात कीजिए, अंतर्राज्यीय गलियारा बनकर प्राकृतिक आवासों को जोड़ना। दूसरा बात, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जागरूकता, संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना। ये आपके एडिटोरियल में है। इस तरह बातें लिखने से ये फायदा होता है कि जो एग्जामिनर लिखा है उस तरह जो प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं उनके जो दिमाग में जो चल रही बातें वो अगर देखने को मिलती है तो अपन को मार्क्स ज़्यादा मिलता है। क्यों, अपनी बड़ी बड़ी किताबें अपनी याद नहीं रह पाती है और ना पॉसिबल है। तो इसीलिए एडिटोरियल डिस्कशन में लेके आया हूँ। वैज्ञानिक प्रबंधन, निगरानी, शोध कार्यों को प्रोत्साहन। तो ये समाधान में 3 पॉइंट, ये चैलेंजेस जो ये लिखना है। अब आगे चलते हैं भाई। प्रश्न आगे वे फॉरवर्ड क्या है? सीता संरक्षण गलियारा न केवल चीतों के लिए बल्कि संपूर्ण जैव विविधता के पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए राज्य सरकार, स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक, मतलब देखो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये भी शामिल होगी, पार्टिसिपेट करेगी कंजर्वेशन रोकने के लिए। लोकल गवर्नमेंट, लोकल पीपल, लोग, कम्युनिटी के लोग होंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन जैसी नीति अपनाएंगे, जो कैमरा लगाना है, ड्रोन जैसे कार्यों के माध्यम से निगरानी रखना है। और नीति निर्माता जैसे जो पॉलिसी बनाती है उनको भी स्थानीय लोकल कम्युनिटी की भाव को देख के और मानव और तस्करी या मानव और जानवरों बिजनेस कन्वर्सिटी को दोनों को रोकने की संबंधी नीतियाँ बनानी पड़ेगी। अब अपन पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। अपन प्रश्न के माध्यम से बेहतर समझते हैं, जिससे क्या होता है एग्जामिनर का और फोकस जो अपना क्लियर है वो बेहतर हो जाएगा। आराम से समझना। देखो, राजस्थान की जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान। अब पढ़िए प्रमुख चुनौतियाँ, मैंने वही कौन कौन सी है। शहरीकरण और औद्योगिकरण का बढ़ावा। भाई शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ावा होने से क्या, वहाँ जंगली सांप होंगे, जंगली सांप हो गए तो क्या होगा, पानी के अभाव, और पानी के अभाव होगा तो क्या वहाँ पे जानवर नहीं रह पाएंगे, तो उनके विलुप्त हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? अत्यधिक जल का दोहन। भाई जल की संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जल ही वहाँ जंगलों में नहीं होगा, वहाँ रोग तालाब भी नहीं होगा, झील वील जैसी कोई सुविधा नहीं होगा, पानी ठहरने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं होगी, तो वो लोग वहाँ, जो जानवर है वहाँ नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी। जब बायोडाइवर्सिटी खत्म होगा तो क्या होगा? संतुलन, पारिस्थितिक तंत्र खत्म होगा। पारिस्थितिक संतुलन, इकोसिस्टम खराब हो गया तो अपने ये जो मेडिसिन रिसर्च है जो डेली बेसिस पे जो जंगली आवासीय पर निर्भर करते हैं, आदिवासी और ट्राइबल लोगों के लिए जो आजीविका है वो तो खतरे में आ जाएगी, है ना। इस तरह जो तीसरा पॉइंट क्या लिखना? अवैध शिकार और उत्पादों को रोकना। जो लुप्त प्राय प्रजाति है सीता जैसे, उनको संरक्षण देना। भाई खाद्य जाल को संरक्षण बनाना है ना, तो मकसद क्या है? इकोसिस्टम तैयार करना। चौथा पॉइंट, जलवायु परिवर्तन, मतलब मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वर्षा भी नहीं हो रही, सूखा हो रहा है, मरुस्थल भूमि हो रहा है, तो वहाँ पे क्या सुविधा है? वहाँ पे और कोई ऐसी पद्धति अपनाओ जिससे सूखा ग्रस्त जानवर हैं वहाँ पे रहने के लिए अनुकूल बनाया जाए, है ना। पांचवा पॉइंट क्या लिखना है? स्थानीय समुदाय सहभागिता, है ना। तो ये 5 पॉइंट आपको चुनौतियों में लिखना है, याद रखना। शहरी व औद्योगिकरण है, जलवायु परिवर्तन की जैसे पानी कमी है ना, सूखा, बारिश नहीं होना, है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखो? तीसरा पॉइंट, अत्यधिक जल के दोहन, वहाँ पानी की उपलब्धता जल, है ना। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? अवैध शिकार, वन उत्पादों का दोहन और स्थानीय समुदाय सहभागिता बनाना। अब मान लीजिए समाधान क्या है? समाधान देखो यही लिखना, क्या लिखना कि स्थानीय समुदाय जैव विविधता के मित्र कार्यक्रम। भाई जो मित्र कार्यक्रम चलाया जाता है ना, उसको बढ़ावा देना। नंबर दूसरा, पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उनका उपयोग करना। तीसरा पॉइंट क्या है? स्थायी कृषि है, मृदा जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना, याद रखना। चौथा पॉइंट, इको टूरिज्म और जैव विविधता पार्कों का विकास करना। और छठा पॉइंट, प्रभावी कानूनी निगरानी, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002, WPA अधिनियम, वर्ल्ड वाइड वन्य जीव एक्ट 1972 है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता नीति 2010 जैसी नीतियों को बढ़ावा देना। अब ये आपको पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। देखो क्वेश्चन के माध्यम से हम डिस्कशन करें, टॉपिक भी कवर होता है और करंट अफेयर में क्या चल रहा है, जैसे सीता गलियारा जो है अपने टॉपिक में, वो भी कवर हो जाता है। अब आगे चलते हैं। क्या है? प्रयास। क्या है? प्रयास क्या कह रहे हैं? जैव विविधता के संरक्षण को लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो आपको पढ़ना है। जैसे प्रयास किए और मूल्यांकन दोनों याद रखना, याद रखते हैं। आगे चलते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है? पहला प्रयास क्या हुआ? वन्य जीव अभ्यारण्यों का विस्तार किया। वन्य जीव अभ्यारण्यों को ज़्यादा भाई शुरुआत में एक वन्य जीव, बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। दूसरा, इसका प्रभाव ये होगा रणथंभौर, सरिस्का,
दरा जैसे अभयारण्य को बढ़ावा दिया। दूसरा पॉइंट, राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना करना, जिसकी वजह से नीति निर्माण और डेटाबेस को बड़ा जो स्ट्रांग बनाना। जो भी राज्य जैव विविधता बोर्ड है वो जानवरों की संख्या को काउंट करता है, फिर एक डाटा बनाता है, अगर वो एक्सटेंड हो रहा है उसके ऊपर सरकार के पास भेजता है, सरकार उसकी पॉलिसी बनाते हैं ना, उसी तरह। तीसरा पॉइंट, BMC मतलब बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता समितियाँ बनाना, जो ग्राम स्तर लेवल की उनकी भागीदारी बढ़ाना, जो स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देने की अपन वे फॉर्मेट में बात कर रहे थे। चौथा पॉइंट, राज्य जैव विविधता अधिनियम नीति 2010 में, भाई जब नीति अच्छी आई, ग्राम स्तर के लोग भागीदारी बढ़ेंगे, राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की जाएगी, वन्य जीव अभयारण्य को किया जाता, तो ये प्रयास किए तो मूल्यांकन भी अच्छा निकलेंगे ना, बाधाएं नहीं आएगी, कार्यान्वयन अच्छा होगा। तो इस तरह अपन को ये पॉइंट कवर हुआ। तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय गलियारा, जैसे आज गलियारा बनाया सीता, यहाँ कल टाइगर रिजर्व के बनाए, किसी और के लिए बनाया जाए, पॉइंट तो एक ही होंगे, क्या पॉइंट होगा बताओ, फटाफट बताओ। जैसे सीता गलियारा उपयोगिता और संभावना बताइए। जैसे पहला पॉइंट, उपयोगिता क्या होगी? उपयोगिता ये होगी, मान लीजिए कोई गलियारा बना है तो क्या होगा, प्रजातीय को सुरक्षित जो सीता है तो सीता सुरक्षित महसूस करेगा ना, क्या नहीं करेगा? और ये सुनिश्चित अध्ययन होगा, भाई उसको ढूंढना भी, इसकी बीमारी का पता लगाना भी आसान हो, क्योंकि गलियारा बनने के बाद उसी गलियारा में घूमता रहेगा, तो आसान है हर काम, है ना। तो क्या मतलब, प्रजातियों को सुरक्षित और आवागमन सुनिश्चित करना। दूसरा पॉइंट, आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक जो है ग्रोथ होगी, है जो मेडिसिन जैसी रिसोर्स में काम आएगी। वन्य जीव मानव संघर्ष, क्या होगा, वन्य जीव मानव जीवन संघर्ष को रोकने में काम आएगा। और राज्य के बीच में सहयोग बढ़ा, राज्य के बीच में सहयोग, दो राज्य MP और राजस्थान के बीच में सहयोग बढ़ा है, ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन बढ़ी। और मानव के तस्करी के बीच में, सीता के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो रोका गया, और आनुवांशिक वृद्धि हुई। और पहला पॉइंट क्या था कि भाई प्रजातियों को सुरक्षित को सुनिश्चित में करने में बढ़ावा मिला। अब आगे चलते हैं, संभावना क्या है भाई, संभावना यही है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मैदानी इलाका है, जो टाइगर रिजर्व जैसे जो है, उनके लिए वो चीतों के लिए बहुत अनुकूल है, इसीलिए मुकुंदरा टाइगर रिजर्व चुना गया, जिससे दोनों के बीच में टाइगर रिजर्व को पैंथर के लिए आवागमन सुनिश्चित होगा, और संभावना अच्छी है कि वो सुरक्षित महसूस करेगी। जैसे सरिस्का है ना, रणथंभौर गलियारा, कुंभलगढ़ जैसे मध्य प्रदेश, ऐसे गलियारा जैव विविधता में संरक्षित करने में कुंजी बन सकते थे। अब आगे चलते हैं कि अब आगे चलते, अभी वर्तमान में याद रखना, पूरा भारत में टाइगर रिजर्व कितना है, 58 है। राजस्थान में कितने, 5 है। 2024 में धौलपुर और करौली वाला था, अभी 25 में या 24 में ऐसा कुछ घोषित किया है। अब वो चौथा कौन सा था, रामगढ़ बीसधारी, कब था, 2022 में। तो पहला कौन था भारत में, जैम कार्बेट, कहाँ पे था, उत्तराखंड वाला। और राजस्थान का 1973 में पहला कौन था, रणथंभौर। तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, नोटा के बारे में। नोटा क्या कह रहा है, नोटा एक सुर्खियों में आया कि भाई ये नोटा है, ये वोटिंग है, लिस्ट पूरी वोटिंग मशीन है। अब इस पर किसी को अगर मान लो कोई मनपसंद उम्मीदवार नहीं लगा, लेकिन वोट देने का अधिकार मांग रहा है वो, तो भाई क्या आपके लिए, आपको घर मत बैठो, आप वोट दो। किसको दो, नन ऑफ द एबोव, नन ऑफ द एबोव मतलब कि आप इनमें से किसी को नहीं दे रहे, नोटा को दे। सबसे बड़ा समस्या ये आ रही है कि मान लो नोटा वोट भी देते हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं आता, आउटपुट ना तो काउंट में काम होता है, ना उसका अगर उम्मीदवारों से भी अधिक वोट पड़ा है तो रद्द कर सकते हैं, ना रद्द कर सकते हैं। तो फिर उसको बोला कि भाई क्यों लाया गया, तो इलेक्शन कमीशन द्वारा अभी ये तर्क दिया गया है, भाई इसका दिनों दिन ग्राफ गिरता जा रहा है। जैसे 2014 के अंदर आम चुनाव में लोग वोट दिए तो 1.8% थे, अब 2019 बाद में 1.4% वोट नोटा को मिले आम चुनाव, लोकसभा की बात करें। बिहार की बात की जाए 2015 के अंदर 2.48% पड़े, और गुजरात में इससे घटकर अब 1% के आसपास गुजरात में आम चुनाव को वोट गिरा। तो वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि सर आपने ये 2013 में आदेश दिया था कि आम चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आम चुनाव 2016 में 13 के बाद उसमें आप नोटा कंपलसरी बनाया जाए, लेकिन सर आपने जिस उद्देश्य से बोला वो नहीं हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, आप जो सोच रहे डाटा के आधार पर हर काम नहीं होता है। मान लीजिए मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, मैं वोट देना चाह रहा हूँ, तो मेरे साथ ऑप्शन तो होना चाहिए ना। हर चीज़ का कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आपको असंतोष उम्मीदवार को भी संतोष में बदलने के लिए लाया गया है। अब आगे चलते हैं, नोटा आपको मैंने समझा दिया। सबसे उद्देश्य क्या था, यही कि मतदाता असंतोष है, लोकतांत्रिक माध्यम के माध्यम चुनाव को बहिष्कार करने के लिए उसको हक है। तो याद रखना, लोकतंत्र मजबूत के लिए लाया गया, और वो
वोटर जो मताधिकार है उसको असंतुष्ट नहीं करने की वजह से ऑप्शन दिया गया। पहली बार 2009 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी एरिया में पहली बार उपयोग किया ताकि वो बूथ कैप्चर नहीं हो रहे थे। 2013 के अंदर विधानसभा चुनाव लागू किया, जिसमें राजस्थान भी शामिल था। 2014 में आम चुनाव किया, अभी तक लोकसभा चुनाव में 3 बार यूज हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आंकड़े वही कि भाई नोटा का 2013 में लाया गया और वर्तमान में नोटा सबसे अधिक वोट मिलते हैं, लेकिन उसका कोई वेद मत नहीं। मैंने शुरू से समझाया कि नोटा का वोट अधिक मिल भी जाए तो उसका ग्राफ काम नहीं आता, ना तो उसका वोट काउंट हो रहा है, ना वो ज़्यादा वोट मिला तो सामने वाला जो उम्मीदवार है उनको कम मिला तो उनको वापस वोट काउंट करवा सकता, वो भी नहीं है। तो इसी पे अभी डिबेट चल रही है क्या क्या है। लेकिन हरियाणा का एग्जाम्पल आप लिख के बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। हरियाणा के 2018 में नगर निगम चुनाव में प्रयोग किए गए दौरान उस समय ये हुआ, हरियाणा ने क्या कर दिया, मान लीजिए कोई नोटा का उपयोग ज़्यादा हो रहा है और उम्मीदवारों को वोट मान लो 10-10 मिला और नोटा को मिला 10-20, तो वापस चुनाव होगा। क्या होगा? वापस चुनाव होगा। और जबकि उम्मीदवार अयोग्य घोषित किया, उम्मीदवार अयोग्य घोषित, फिर से चुनाव होगा, लेकिन वही उम्मीदवार वापस नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह व्यवस्था लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस तरह व्यवस्था लागू नहीं है। उसी को व्यवस्था लागू करवाने के लिए ये कह रहे हैं। आगे चलते हैं। नोटा का महत्व वही शुरू में बताते हैं कि भाई राजनीतिक दलों को दबाव बनाना, दूसरा पहला पॉइंट। क्योंकि अगर आपने मान लो हरियाणा के नगर निगम चुनाव को जोड़ के देख लो, अगर आपने नगर निगम चुनाव अधिकारी उतारा, उम्मीदवार उतारा, अब लोगों ने एक बार खारिज किया तो दोबारा आप इसी को नहीं उतारोगे क्योंकि आपको जीतना है, तो ये राजनीतिक दबाव है, तो आप नया कैंडिडेट लाओगे। तो ये इसका एक महत्व अच्छा है। ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र पारदर्शी जवाब दे दें, वही ना पारदर्शी। भाई आप ऐसे भ्रष्ट आदमी को उतारोगे तो लोग नाराज जाएंगे, लेकिन जाएंगे दूसरी बार आपके ऊपर दबाव बनेगा तो क्या करें, पारदर्शिता वाले उम्मीदवार लाएंगे। नोटा चुनावी प्रक्रिया को बहिष्कार किए बिना असंतोष है। आर्टिकल 19(1) और ए के तहत अभिव्यक्ति दे रखा है कि भाई आपको कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति है, आपको पसंद ना पसंद होने का आपको हक है। तो ये 3 बातें आपको महत्व में लिखनी है। कौन कौन सी? राजनीतिक दलों का दबाव बढ़ेगा, पारदर्शिता जवाबदेही रहेगी और आपको बहिष्कार करने का मौका मिलेगा। जो 19(1) के बीच में अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दे रखा है, उस आधार पर ये कह रहा है। अब आगे चलिए। आंकड़े वही है, ग्राफ गिरता जा रहा है, शुरू से समझा, आप पढ़ लेना। सीमाएं क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि सीमा क्या है, उदिक वही मैं कह रहा हूँ, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, कम हो रहा है, कोई इसका औचित्य नहीं मिल रहा है कि भाई विधायक को वोट कम मिला, नोटा को ज़्यादा मिला तो वापस विधायक को अयोग्य घोषित करके चुनाव कराया या इसका काउंट दूसरी तरीके से किया जाए। लेकिन हरियाणा का एग्जाम्पल याद रखना, वो वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वास्तविक प्रभाव सीमित रहता है, तो इसीलिए इसकी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अब मान लो नोटा चुनावी मूल्य, इलेक्टोरल वैल्यू है, न कि कोई केवल असंतोष दर्ज करने के माध्यम में। ये कोई एक इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है, ये चुनावी मूल्य नहीं है, ये लोगों को अधिकार दे रखा है कि भाई आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप जाके बटन दबा के आ सकते हो। वैकल्पिक मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अब आगे चलते हैं अपन पर्सन के फॉर्म से पहले एक ये जो टर्म बार बार आया इसके अंदर आर्टिकल, ये क्या कह रहा है? RPA, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 की बात की जा रही है। तो इसका 4 पॉइंट नंबर पिलर याद रखना, ये अपने एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है 5 नंबर में। पहला है नामांकन प्रक्रिया करता है। इसके अंदर रूल के अंदर ये बात है कि नामांकन, उम्मीदवार के नामांकन प्रक्रिया, चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार में अयोग्यता विस्तृत श्रेणियां, धारा 8 के तहत अगर मान लो कोई 2 वर्ष से ज़्यादा कोई अपराधी को सजा सुना दी उम्मीदवार को, तो वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेगा। तो जो राहुल गांधी का जो केस था वो धारा 8 के तहत कोई उम्मीदवार गंभीर अपराध, भ्रष्ट आचरण, सजा को हैं तो उसको अयोग्य घोषित करते हैं, वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेगा। ये हुआ था राहुल गांधी के साथ। तीसरा पॉइंट, चुनावी याचिका और न्यायिक प्रक्रिया के लिए आसान होगा। न्यायिक भी निर्णय देता है तो इस आधार पर देता है कि भाई 1951 में क्या लिखा गया और इलेक्शन कमीशन और सरकार के बीच में जो उम्मीदवार है उनके बीच में क्या कमी है और क्या नहीं है, तो इसको न्यायालय के लिए आसान है। संशोधन अधिनियम 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करके बोला कि चुनावी सुधारों के लिए आदेश हैं के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट 2013 के अनुसार बोला था आपराधिक उम्मीदवारों को प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन अभी फिर भी राजनीतिक दल अपने अपने वो देते हैं ग्राफ छुपा के। तो इसी के 4 पॉइंट याद रखना। नामांकन प्रक्रिया के लिए अयोग्य विस्तृत श्रेणियां धारा 8 के तहत है, जो राहुल गांधी वाली बात याद रखना। चुनाव याचिका और न्यायिक प्रक्रिया की बात की गई है, जो न्यायालय के लिए चुनाव याचिका को सहन करना आसान होगा और निर्णय देना प्रक्रिया तय करता है। संशोधन जो आपराधिक भ्रष्ट जो उम्मीदवार हैं उनको प्रतिबंध लगाने की बातें करता है। अब आगे चलते हैं, जो अपन प्रश्न है कौन से, जो मेंस के। देखो 3 क्वेश्चन पहले किए, अब 4 क्वेश्चन और करता है। इससे टाइम भले लगा लेकिन आपको डिस्कशन बहुत हेल्पफुल रहेगा और अच्छा रहेगा। अब मान लो जो
देखो नोटा की बात करें, नोटा चुनावी प्रक्रिया का महत्व मैंने शुरू से बता दिया। क्या महत्व है? एक तो राजनीतिक दलों को दबाव बढ़ेगा, दूसरा पॉइंट है ना, पहला राजनीतिक दलों को दबाव बढ़ेगा, फिर दूसरा पॉइंट पारदर्शिता जवाबदेही तय होगी, और जो असंतोष उम्मीदवार है उनको आर्टिकल 19(1) के मौलिक अधिकार दे, आज़ादी के अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार देता है। तो ये 3 महत्व लिखना। अब इसमें तर्क है, क्या है? तर्क और विपक्ष की बात करें। अब मान लो तर्क कौन से होंगे, कौन से तर्क है, बताओ। तर्क देखो, तर्क यही दिया इसने, वही ऊपर वाले कौन से, कि भाई इसका लाने का मकसद विपक्ष की बैठ है, मतदाता असंतोष अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक माध्यम। आर्टिकल 19(1) ए का याद रखना, ये एग्जाम्पल देना, ये आज़ादी की अभिव्यक्ति की बात करता है। वही राजनीतिक दलों को योग्य उम्मीदवार देने को प्रेरित करता है और पारदर्शी चुनाव जवाब देता है। अब मान लो विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष में बात है, नोटा जीतने के बाद भी तो दोबारा चुनाव नहीं होता, फिर क्या मतलब सर। दूसरा, केवल राजनीतिक सांकेतिक महत्व ही है, व्यावहारिक प्रभाव नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये राजनीतिक सुधार सीमित करता है, ये राजनीतिक चुनाव अगर नोटा लगा भी दे तो कोई इसकी राजनीतिक उम्मीदवारों पे, राजनीतिक पार्टियों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कोशिश की जाए इससे इम्पैक्ट पड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र, पारदर्शिता, इलेक्शन कमीशन भी काम करने में भूमिका निभाए। अब आगे चलते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन जो संरचना है, कार्य हैं, शक्तियाँ हैं, वो क्या कह रहा है। अब मान लो संरक्षण की बात कर रहे हैं कि ये क्या कह रहा है कि संरचना, स्ट्रक्चर, भाई क्या है, आगे चलते क्या कह रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये इलेक्शन करवाते हैं कौन, भारतीय इलेक्शन कमीशन, और राज्य इलेक्शन, नगर पालिका, पंचायतों चुनाव करवाते हैं। आर्टिकल कौन सा, 324 के तहत। रिवीजन करा रहा हो, ध्यान से सुनना है। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर कितना, 1+3। 1950 से पहले कितने थे, 1 थे, और 1989 के बाद 2 थे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती गई तो भाई आकार भी बड़ा होगा भौगोलिक, तो क्या हो, इलेक्शन सीटों के तय करने के लिए और सदस्य जाए। अब याद रखना, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अब 3 सदस्य, 1+2, एक अध्यक्ष, 2 अन्य प्रमुख सदस्य। याद रखना, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कोलेजियम प्रणाली जैसी लागू नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा करता है। कार्यपालिका का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष 65 है ना, 6 साल यहाँ हुई। अब इसको हटाते कब है, या तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया, यहाँ 65 साल की उम्र हो गई, यहाँ स्वेच्छा से हटाया गया। यहाँ फिर दुर्व्यवहार, मिस बिहेवियर की वजह से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, जो संसद के दोनों सत्रों में विशेष बहुमत लाया जाता है। पारित होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह इनको हटाया जाता है। ये बात याद रखना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं। संविधान में कार्यपालक शक्तियाँ हो गई। अब शक्तियों की बात करें, शक्तियाँ क्या है, इलेक्शन करवाना, क्या क्या, जो 2 इलेक्शन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, बताओ। चुनाव रद्द कराना, पुनर्मतदान करना है, ये इसकी शक्ति है। चुनाव सुधार करना, सिफारिश करना, न्यायिक शक्तियाँ करना, ये इसका क्या है, शक्ति है। और कार्यक्षेत्र वही कौन सा, इलेक्शन करवाना, मतदान, चुनाव चिन्ह को जारी करना है, राष्ट्रीय दलों को मान्यता देना, राज्य दलों को मान्यता देना, मतदान पंजीकरण को रजिस्टर करवाना है। और बताओ, ये 4-5 पॉइंट आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन सी व्यवस्था दी गई है। भाई ये कह रहा है कि स्वतंत्रता निष्पक्षता चुनाव करने के लिए संविधान में, आर्टिकल याद रखना। अब संविधान में देखो कि भाई ये इतना शक्तिशाली क्यों बनता है, इसको कोई देखो, पहली पॉइंट इसका 324 आर्टिकल में नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्यक्षेत्र बांटा गया, ये याद रखना, संविधान 324 आर्टिकल में। दूसरा, इसका कार्यकाल स्थायी है 6 वर्ष और 65 वर्ष, तब तक नहीं हटाएगा 6 वर्ष तक पूरा कार्यकाल नहीं हुआ, या उम्र इसकी 65 साल नहीं होगी। दूसरी बात, तब तक नहीं हटाएंगे जब तक मिस बिहेवियर नहीं हुआ, जो संसद के विशेष सत्र बुला के हटाया जा सकता है। ये हैं 2 पॉइंट, ये संविधान में है। तीसरा पॉइंट संविधान में क्या है बताओ, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन विशेष संसद के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा पारित होने के बाद हटाया जाता है ना। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कार्यकाल होगा। शक्तियाँ भी संविधान में दे रखा है, कौन सी देखो, पहला चुनावों का संचालन करना, दिशा निर्देश, आदर्श मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन की तारीख घोषित होती है और लास्ट के दिन जब पूरी तरह से वोटिंग बंद नहीं होती है, शाम को 6 बजे तक, तब तक ये लागू होती है। 40 से 45 दिन लगभग ये लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता और पर्यवेक्षक की नियुक्ति, पर्यवेक्षक अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये है कार्यक्षेत्र। अब स्वतंत्रता निष्पक्षता
और कार्य क्षेत्र में क्या है कि शक्तियाँ तो क्या है याद रखना, चुनाव का संचालन, दिशा निर्देश, आदर्श आचार संहिता, पर्यवेक्षण नीति, ये है शक्तियाँ। कार्य क्षेत्र अपन यहाँ पढ़ रहे थे क्या था, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को इसको क्या करना, उपराष्ट्रपति जैसे को क्या करना, नियुक्त जो चुनाव करवाना, फिर मतदान प्रक्रिया को देखना, चुनाव चिन्ह देना है, मान्यता देना, ये सब इनका काम है। इसीलिए इसको स्वतंत्रता निष्पक्ष कहते हैं। पद पे रहते हुए कोई नहीं हटा सकता है, वेतन भत्ते कम नहीं कर सकता। ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, अर्धक्योशी बॉडी है। इसीलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव सुधार में कार्य किए गए प्रयास कौन कौन से, ये सबसे बड़ा पहुँच है कि भारतीय जो वित्तीय बजट मैंने पूरा आपको समझा दिया कि भाई संविधान में क्या क्या है, पूरी तरह से याद रखना है ना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, संविधान में वापस मैं बता रहा हूँ, एक बार पॉइंट फूट पढ़ लो, वापस बता रहा हूँ। आर्टिकल 324 संविधान में है, नियुक्ति संविधान में है, कार्यकाल स्थायी है, हटाने की प्रक्रिया वो संसद के द्वारा, वित्तीय व स्वायत्ता बजट जो अलग से बजट होता है, और कार्य संचालन सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये 5 से 6 पॉइंट आपको लिखने हैं संविधान के द्वारा। अब आगे चलते हैं प्रश्न, प्रयासों का उल्लेख क्या होता है, प्रयासों का उल्लेख किया है, जो कौन कौन से प्रयास किए, देखो नोटा 2009 से छत्तीसगढ़ में, उसके बाद राजस्थान में, और 2014 के बाद आम चुनाव में लागू है पहला नोटा। फिर है वीवीपैट मशीन, जो मशीन आती है उसकी पर्ची निकलती है, वो बोर्ड दिखाती है भाई किसको वोट दिया आपने, बटन दबाने के बाद भाई की गलतियाँ होती है तो वो तय होता है। फिर वो काउंट करते हैं, अगर कोई हेर फेर होती है तो पर्ची और वो मिलाते काउंट करते हैं। तीसरा पॉइंट स्वीप, सिस्टमैटिक इलेक्टोरल वोटर है ना, ये लाया गया। जो मतदाता जागरूकता अभियान जो 25 जनवरी से प्रति दिवस मनाया जा रहा है। ई वोटिंग ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्टर शुरुआत की गई। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को जानकारी देना, भाई आपकी संपत्ति कितनी है ना, भाई आपकी संपत्ति के बारे में, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना क्या है, आपके ऊपर कौन से केस चल रहे हैं, कौन से क्रिमिनल है, सिविल कौन सा है, इस तरह की जानकारी देना। पैसे और शराब को दुरुपयोग रोकना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब इतना तो अपन पढ़ लिया, थोड़ी कमियाँ पढ़ लेते। कमियाँ क्या कहते हैं, कमियाँ कहती है कि अभी तक ये डी रजिस्टर नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता है, डी रजिस्टर यानी डिस्क्लोज नहीं कर पाता है, उसको रोक नहीं पाता है ना। तो उस तरह इसके पास शक्तियाँ नहीं, किसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास। दूसरा इलेक्शन कमी क्या बता रहे हैं, इलेक्शन क्या है, ये जो रेवड़ी बातें नेता लोग भाषण देते हैं आचार संहिता के उल्लंघन, हम आने के बाद ये कर लेंगे, जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात की प्राइम ने, जैसे कांग्रेस ने अपने की हम आने के बाद प्रति महिला को 3,000 खाते में डालेंगे, है ना। तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरा मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट 45 दिन 60 दिन जो भी रहती है, वो उसी समय काल में बहुत सारे नेता पैसा धन बहुमूल्य के उपयोग दुरुपयोग करते हैं, एक दूसरे की पार्टी अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, लेकिन उसका रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से कहता है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उतनी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। इस तरह अपन डिस्कशन किए, टोटल 7% डिस्कस किए। इलेक्शन कमीशन पढ़ा, नोटा के बारे में पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, एक कोड पढ़ा जो ऐसे में आएगा यूज करेंगे, और राजस्थान की जैव विविधता पढ़ा, टाइगर रिजर्व राजस्थान में कितने, कुल देश में कितने हैं, 2013 का टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स क्या है, इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ा, नदी कौन सी आ रही है। इस तरह पढ़ने से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और आपको आने वाले समय में इस एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट हेल्पफुल मिलेगा, मेरा को पूरी विश्वास है। और मैं फिर को आपको खुद पढ़ने के लिए मोटिवेशन की कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और रिवीजन करिए, और इस तरह चैनल को सुन के 40 मिनट या 35 मिनट 25 मिनट जितने भी कंटेंट बनता है आप बेहतर सुनिए, और आने वाले समय आपके एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।